वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जुलाई 2018 पेपर टू होम साइंस प्रीवियस ईयर पेपर है ये विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये इस पेपर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और साथ ही में लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसकी वजह से जो वीडियो थी वो 1 घंटे कुछ मिनट्स की बनी थी, सो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आया है 51, असर्शन और रीज़न का ही क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में भी हमारा असर्शन और रीज़न ही चल रहा था। तो असर्शन ए जो है उसके अंदर है कि जो प्राइम वेंडिंग होती है वो एक मेथड होता है परचेज करने का दैट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी, जिसकी गेन पॉपुलैरिटी होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर। रीज़न आर दिया हुआ है कि जो बायर होते हैं वो एग्री करते हैं बाय करने के लिए सर्टेन आइटम्स को सप्लायर से एक एग्रीड के साथ ऑन पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन अ फिक्स मार्कअप। एक फिक्स मार्कअप होता है, उस पर बेस्ड होता है ये सब ओवर द वेंडर्स कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली असर्शन ए प्राइम वेंडिंग इज अ मेथड ऑफ परचेज दैट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी अमंग रेस्टोरेंट्स। रीज़न दिया हुआ है कि जो बायर है एग्रीज टू बाय सर्टेन items from a supplier for an agreed on period of time based on a fixed markup over the vendor's cost। अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं, क्या आपको जो असर्शन ए दी गई है उससे रीज़न मैच हो रहा है या रीज़न के साथ असर्शन ए मैच हो रही है। क्या ये दोनों सही हैं या ये दोनों ही गलत हैं, या ए सही है और आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है। का आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए तो सही है, असर्शन तो इन्होंने सही दिया है लेकिन रीज़न इन्होंने गलत दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ये भी असर्शन और रीज़न का ही क्वेश्चन है। असर्शन ये दिया हुआ है कि जो फूड सेफ्टी है वो प्लान करती है, फूड सेफ्टी प्लान सर्व करता है एज एन ऑपरेशनल टूल। जो फूड सेफ्टी प्लान है वो एक ऑपरेशनल टूल के रूप में काम करता है, सर्व करता है। ठीक है, अब रीज़न आ दिया हुआ है कि जो HACCP है वो स्टैंड करता है अलोन सेफ्टी प्लान फॉर फूड सर्विस यूनिट। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि HACCP कहीं से भी सेफ्टी प्लान फॉर फूड सर्विस यूनिट के लिए स्टैंड ही नहीं कर सकता क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ही नहीं मैच हो रहे हैं। तो असर्शन ए तो सही है लेकिन रीज़न इसके लिए गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर असर्शन ए कहता है कि जो प्री मैच्योर चाइल्ड है टेंड्स टू मेक फास्टर डेवलपमेंटल स्ट्राइड्स थ्रू लाइफ देन दोज बॉर्न एट फुल टर्म। जो प्री मैच्योर चाइल्ड होता है उसके अंदर फास्टर डेवलपमेंटल स्ट्राइड्स होते हैं लाइफ में थ्रू जो फुल टर्म पे बॉर्न होते हैं उनके कंपैरिजन में। रीज़न आर कहता है कि जो पेरेंटल ओवर प्रोटेक्टिवनेस है वो लीड करती है पॉजिटिव गेन्स में फॉर चिल्ड्रन जो कि प्री मैच्योर बॉर्न होते हैं उनके लिए। अब आपको वही सेम बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि दोनों ही गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो प्री मैच्योर चाइल्ड है वो फास्टर डेवलपमेंटल स्ट्राइड्स होंगे उसके थ्रू आउट लाइफ में एज़ कम्पेयर टू द फुल टर्म बॉर्न बेबी, हेल्दी बेबी। और रीज़न आर भी गलत है कि जो पेरेंटल ओवर प्रोटेक्टिवनेस है उसकी वजह से पॉजिटिव गेन होता है बच्चों में जो कि प्री मैच्योर बॉर्न होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ये गलत हैं, बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द एल्डरली आर नॉट केयर्ड फॉर बाय देयर चिल्ड्रन दे डेवलप अर्ली डिमेंटिया।
जो बूढ़े लोग होते हैं अगर उनकी केयर उनके बच्चे नहीं करते हैं तो उनमें डिमेंटिया की प्रॉब्लम ओकर हो जाती है। रीज़न आर कहता है कि जो केयरिंग है एज के लिए बूढ़े लोगों के लिए लीड्स टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ वेलबींग, वो लीड करती है एक ग्रेटर सेंस ऑफ वेलबींग को और ये प्रिवेंट करता है ऑनसेट ऑफ डिमेंटिया को। अगर एज लोगों की हम केयर करते हैं तो उससे वेलबींग का सेंस डेवलप होता है और उससे जो ऑनसेट है स्टार्टिंग है डिमेंटिया की वही रुक जाती है। अब आपको ये बताना है कि दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों ही गलत हैं। उनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ए, कहता है कि जो स्टडीज़ है हैव ऑल्सो शोन, उन्होंने बताया है कि जो बायलिंगुअल चिल्ड्रन है वो अचीव करते हैं हायर स्कोर्स को देन मोनोलिंगुअल ऑन अ नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ कोग्निटिव थ्योरी में ये सब बताया गया है कि जिनको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आते हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं अपने क्लास में एज़ कम्पेयर टू द मोनोलिंगुअल जो बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ एक ही भाषा आती है उनके कंपैरिजन में। रीज़न आर दिया गया है कि जो बायलिंगुअलिज्म है वो बच्चे को ट्रेन करती है फोकस करने के लिए, उसके अटेंशन को एक रिलेवेंट वेरिएबल में इन द कंटेक्स्ट पर्टिकुलरली जो कि एम्बिगियस या कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों ही सही हैं क्योंकि स्टडी ये शो करती हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा भाषा आती है तो वो बच्चे ज़्यादा हाई स्कोर करते हैं क्योंकि उनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है तो उनका कमांड अपने सब्जेक्ट पे अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनको बिल्कुल भी हिंदी या बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। और नेक्स्ट रीज़न है कि जो बायलिंगुअलिज्म है वो ट्रेन करता है एक बच्चे को फोकस करने के लिए उसके अटेंशन को एक रिलेवेंट वेरिएबल्स पे कंटेक्स्ट में पर्टिकुलरली जो कि एम्बिगियस या कॉन्ट्राडिक्टरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56। असर्शन ये कहती है कि जो एम्ब्रॉयडरी है स्क्विंस हैं एप्लिक है फ्रॉम द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एक गारमेंट में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रीज़न आर कहता है कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो सरफेस एनरिचमेंट होता है एक गारमेंट का। अब हम देख लेते हैं इसका क्या आंसर सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है कि दोनों ही गलत हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि ए और आर दोनों ही इनकरेक्ट है। ना तो एम्ब्रॉयडरी स्क्विंस एप्लीक जो है वो फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को एक गारमेंट में। सेकंड है कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो सरफेस एनरिचमेंट नहीं होता है गारमेंट का। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ग्रेन है होती है वूवन फैब्रिक में कैन बी आइडेंटिफाई, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिग्री ऑफ स्ट्रेच से अलोंग द यार्न्स धागों के साथ। और रीज़न आर कहता है कि जो वॉप यार्न्स होते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं तो वॉप यार्न स्ट्रेच मोर, वॉप यार्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं इन कंपैरिजन टू द वेफ्ट यार्न। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए तो सही है लेकिन आर इनकरेक्ट है। ए कहता है कि जो ग्रेन होती है ना वूवन फैब्रिक की हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रेच करके अलोंग विद यान के साथ में। और दूसरा ये कह रहा है कि रीज़न आर कह रहा है कि वॉप यान ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं इन कंपैरिजन टू द वेफ्ट यान। तो ये स्टेटमेंट गलत है बट ए स्टेटमेंट जो है असर्शन सही है, रीज़न गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसिड डाइज सूटेबल होते हैं वूल और सिल्क के लिए और रीज़न कहता है कि एसिड डाइज आइकॉनिक बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ जो कि वूल और सिल्क में फाउंड होते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। एसिड डाइज सूटेबल तो होते हैं वूल और सिल्क के लिए लेकिन एसिड डाइज आयनिक बॉन्ड्स को फॉर्म नहीं करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और ना ही वो फाउंड होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन वूल एंड सिल्क जिनके साथ ये आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिस्टम है वो एक सेट है इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स का जो कॉन्स्टिट्यूट करता है यूनाइटेड होल को। जो सिस्टम है वो एक सेट है इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन ये कहता है कि ये जो सिस्टम है द सिस्टम जो होता है वो सेट होता है इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स का जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूनाइटेड होल, एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। रीज़न आर कहता है कि जो मैनेजमेंट होती है फैमिली की वो डिपेंड करती है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पे इन सब सिस्टम्स के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट।
असर्शन ए भी सही है कि जो सिस्टम है वो इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स का सेट होता है जो कॉन्स्टिट्यूट अ यूनाइटेड होल, एक साथ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। नेक्स्ट रीज़न आर कहता है कि जो मैनेजमेंट है फैमिली का वो डिपेंड करता है कंपोनेंट्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के, इस सब सिस्टम के एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर। तो ये भी रीज़न आर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, असर्शन ए कहता है कि रिकॉर्ड जो है कीपिंग इन मनी मैनेजमेंट, जो रिकॉर्ड हम मनी मैनेजमेंट में रखते हैं वो हमारी मदद करता है मंथली एक्सपेंडिचर को कंपेयर करने में स्पेंडिंग प्लान के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है रीज़न कहता है कि रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है मनी का एक्सपेंडिचर के बाद हैज़ बीन मेड, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसके बाद। सो इसका सही आंसर होगा, दोनों सही हैं। तो पहला कह रहा है, सर्शन ने कह रहा है कि जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है मनी मैनेजमेंट में, जब हम रिकॉर्ड्स रखते हैं तो वो हमें मदद करते हैं कंपेयर करने में कि कितना हमारा महीने में खर्चा हुआ है या कितना हमारा मंथली एक्सपेंडिचर था, कितना हमने खर्च करना था, कितना हमने खर्च कर लिया है, ये सारा होता है। स्पेंडिंग प्लान मतलब कितना हम खर्च करना चाहते थे और मंथली एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ है। रीज़न आर कहता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जो रिकॉर्ड्स हम करते हैं वो शो करता है हमें कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मनी के बाद, एक्सपेंडिचर, मनी का एक्सपेंडिचर होने के बाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्क कर्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। वर्क कर्व एक इम्पॉर्टेंट टूल है वर्क टाइम को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है, रीज़न आर कहता है कि जो वर्क कर्व्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं चेंजेस को स्टडी करने में, आउटपुट ऑफ वर्क में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही सही हैं कि जो वर्क कर्व है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है वर्क टाइम को मैनेज करने में, और जो वर्क कर्व्स हैं वो मदद करते हैं हमें स्टडी करने में इन चेंजेस को इन आउटपुट ऑफ वर्क में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन ये कहता है लिसनिंग इज़ द सेम एक्टिविटी एज हियरिंग। जो हम लिसन करते हैं वो सेम एक्टिविटी है हियरिंग से रिलेटेड है। रीज़न आर कहता है कि जो ज़्यादातर पीपल होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिसीव करने के लिए बहुत सारे साउंड्स को, दैट दे डोंट लिसन टू एट ऑल, जिनको वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए गलत है और आर सही है। मतलब लिसनिंग हियरिंग जैसी के बिल्कुल सिमिलर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पीपल इतने कैपेबल होते हैं कि वो बहुत सारे साउंड्स को रिसीव कर सकते हैं। दे डू नॉट लिसन टू एट ऑल, जिन्होंने वो साउंड कभी सुनी भी नहीं होती है या वो उनको सुनना नहीं पसंद करते हैं, वो साउंड्स भी उन्हें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 क्वेश्चन। जो प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन का एज बॉयज़ और गर्ल्स, उसको हम जेंडरिंग कहते हैं। रीज़न आर कहता है कि चिल्ड्रन इंटरनलाइज बिहेवियर जो होता है चिल्ड्रन का, एंड रोल्स जो उसके होते हैं इंटरनलाइज एज पर जेंडरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो सब होता है, उनका बिहेवियर भी और रोल भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि दोनों ही सही हैं। जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का ऑफ चिल्ड्रन एज गर्ल्स एंड बॉयज़, उसको हम जेंडरिंग कहते हैं, और जो चिल्ड्रन है वो इंटरनलाइज बिहेवियर जो है, उनका रोल जो है वो एज़ पर उनकी जेंडरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग होती है सोशल चेंज की, उसका मतलब है कि वो एम्पावरिंग है और वो ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। रीज़न आर कहता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है सोशल चेंज के लिए हैज़ टू बी प्रो एम्पावर्ड, उसको प्रो एम्पावर करना ज़रूरी है, प्रो रिच करना ज़रूरी है ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए कह रहा है कि हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल चेंज को तो उसको हम ऑर्गेनाइज करें एम्पावरिंग के लिए और ट्रांसफॉर्मेटिव के लिए, लेकिन रीज़न आर गलत है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है सोशल चेंज की उसको प्रो एम्पावर या प्रो रिच होना चाहिए इफेक्टिव होने के लिए। रीज़न आर गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फॉलोइंग फूड आइटम्स को अरेंज करना है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटीन कंटेंट पर 100 ग्राम ऑफ फूड को लेकर के कंसीडर करके। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, एग है, आलमंड्स है, वाइट ब्रेड है, राजमा है, बफेलो है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे कम हमें बफेलो मिल्क से प्रोटीन मिलेगा, फिर उससे ज़्यादा हमें वाइट ब्रेड से मिलेगा, फिर उससे ज़्यादा हमें मिलेगा एग से, उसके बाद हमें आलमंड से, फिर लास्ट में हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा राजमा से। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें
अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस को ऑफ अ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। पहला ऑप्शन है डेवलप अ स्ट्रक्चर फॉर द एनालिसिस, दूसरा है डिटरमाइन की इंडिकेटर्स फॉर द इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस, थर्ड है राइट अप द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, फोर्थ है आइडेंटिफाई पैटर्न्स ट्रेंड्स एंड पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, फिफ्थ है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंडिकेटर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे अपने की इंडिकेटर्स को इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग प्रोसेस के लिए, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे उन इंडिकेटर्स पे, उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे एनालिसिस के लिए, उसके बाद हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और सबसे लास्ट में हम राइट अप करेंगे अपने फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है चीज़ मेकिंग के प्रोसेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में। हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं कर्ड फॉर्मेशन, चेडर, पैस्चराइजेशन, राइपनिंग, मोल्डिंग, मिलिंग एंड सॉल्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले होता है पैस्चराइजेशन, दूध को उबाला जाता है, बैक्टीरिया को किल किया जाता है, उसके बाद में कर्ड फॉर्मेशन होती है, दूध को खट्टा करके कर्ड बनाया जाता है, उसके बाद में छेदर बनाया जाता है उसका, लाइक हम बोल सकते हैं कि जो उसकी चीज़ की फॉर्म का पहला पार्ट होता है पनीर टाइप बनाया जाता है, फिर उसके बाद में हमारे पास होता है एफ है मिलिंग एंड सॉल्टिंग, उसमें सॉल्ट और मिलिंग प्रोसेस से उसे निकाला जाता है, सॉल्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद में उसकी मोल्डिंग की जाती है और लास्ट में राइपनिंग की जाती है और हमारे पास चीज़ जो है वो बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है उन स्टेप्स को जो कि एक TQM प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। हमारे पास ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्म, बी परसिस्टेंट, एनालाइज द प्रोसेस, बी ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल, लर्न फ्रॉम अदर्स, बी सिलेक्टिव, लिसन टू एम्प्लॉयज प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले आएगा हमारे पास में एनालाइज द प्रोसेस, फिर आएगा बी ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल, फिर ब्रेनस्टॉर्म, फिर बी सिलेक्टिव, फिर बी परसिस्टेंट, फिर आएगा लिसन टू एम्प्लॉयज प्रॉब्लम और फिर आएगा लास्ट में लर्न फ्रॉम अदर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को इन चिल्ड्रन। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं होलोफ्रेस्टिक, अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, टेलीग्राफिक स्टेज, लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले होलोफ्रास्टिक स्टेज आती है, उसके बाद में टेलीग्राफिक स्टेज आती है, फिर अर्ली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वो सीखता है, फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सीखता है और फिर लास्ट में लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस आता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है सीक्वेंस में डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन्स को ड्यूरिंग इन्फेंसी। हमारे पास ऑप्शन है सोशल स्माइल, सिट्स विदाउट सपोर्ट, टर्न्स फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन एंड पुल्स टू स्टैंडिंग एंड क्लाइम स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले सोशल स्माइल आती है उसके फेस पे, इन्फेंट के फेस पे, फिर वो अपने प्रोन टू स्पाइन या सुपाइन जो है वो मूव करने शुरू करता है। यहाँ पे स्पाइन होगा, ये सुपाइन गलत प्रिंटेड है आई गेस। तो उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है कि सिट्स विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के वो बैठना सीखता है। उसके बाद पुल्स टू स्टैंडिंग, खड़ा होना सीखता है और फिर लास्ट में अपने स्टेयर्स को क्लाइंब करना सीखता है। यहाँ पे स्पाइन आएगा, ये सुपाइन नहीं आएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।